pairs are isobars? आइसोबार्स। हम लोग यहाँ पे 3 चीज पढ़े थे, अगर याद होगा तो। आइसोबार, आइसोटोप एंड आइसोटोन। याद है? यस सर। क्या होता है आइसोबार? हम इसको ट्रिक, याद रखने का ट्रिक भी बताए थे कि कैसे याद रखना है। एटॉमिक मास सेम होता है। एटॉमिक मास सेम होता है। एटॉमिक मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें? क्या है एटॉमिक? यस सर। बोलिए। आइसोबार। हमने एक याद रखने का ट्रिक भी बताया था, ये सबको कैसे याद रखना है। यस सर। आइसो सर लास्ट से थर्ड लेटर। लास्ट से थर्ड लेटर सब में चेक करेंगे। यहाँ लास्ट से थर्ड लेटर क्या है? ए फॉर एटॉमिक नंबर, यानी सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर क्या है? यानी न्यूक्लियॉन्स का संख्या सेम होगा। न्यूक्लियस में क्या क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जैसे कोई भी होता है, तो ये मान लीजिए उसका न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या क्या पाए जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनका जो है, इन दोनों का सम जो होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स। तो इनका संख्या सेम होना चाहिए। तो ये कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ 40 है आर्गन में, यहाँ कैल्शियम में भी 40 है, तो ये दोनों सेम है। तो कौन सा आंसर होगा इसका? फर्स्ट का बी। बी। क्यों? क्योंकि इसका क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है। दूसरा और क्या पढ़ा था इसमें? आइसोबार्स, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। तो आइसोटॉप जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसको रिफ्लेक्ट करता है? प्रोटॉन। पी फॉर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर। जितना उसका प्रोटॉन होगा उसके न्यूक्लियस में, उतना ही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर के हिसाब से आइसोटॉप्स आपको कौन सा दिख रहा है? सेम क्वेश्चन देखिए, सेम ही क्वेश्चन में किसका एटॉमिक नंबर सेम है? सी सर। ए और सी का। ए और सी का। ए का और सी का, लेकिन उसका एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17, दोनों क्लोरीन है, और इसका एटॉमिक नंबर 6 कार्बन है दोनों। तो ये क्या है? ये कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों क्या है? आइसोटॉप्स है। और ये क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ये दोनों क्या है? आपस में आइसोटॉप्स। तो देखिए हमने 2 चीज पढ़ा, एक आइसोटॉप, यहाँ भी थर्ड एलिमेंट, थर्ड वर्ड लेटर देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड पी, पी फॉर प्रोटॉन। क्या सेम होगा इसमें? प्रोटॉन का नंबर सेम होगा। वैसे ही आपका आइसो बार, यहाँ क्या सेम? थर्ड लेटर यहाँ भी देखेंगे, 1, 2 और थर्ड ए। यहाँ पे क्या होगा? एटॉमिक मास। उसके बाद तीसरा क्या है? बोलिए। आइसोटोन्स। क्या होता है उसमें? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स। यहाँ भी थर्ड हम लेटर देखेंगे तो 1, 2 एंड 3। ठीक है। एन फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है। तो फिर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, तो वो क्या, ये कैसे पता चलेगा? तो हम मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या है, उसका न्यूट्रॉन कितने हैं। इसमें कोई भी एटम जो होता है वो 3 चीज से मिलके बना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होता है? उसके न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है। तो इसका जो, उसके बाद जो मास, इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम को, मान लीजिए एक्स कोई एटम है,
यहाँ पे उसका क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम लोग डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर, यानी जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो एक न्यूट्रल एटम में जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है उसमें P इज इक्वल टू E होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। उसके बाद ऊपर यहाँ एटॉमिक मास वो डिनोट करता है दोनों चीज को, नंबर ऑफ N प्लस P, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को डिनोट करता है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे ये P, तो हमारा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो है Cl37, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए इसमें बताइए। इस एटम में, जो एटम आपका ऊपर लिखा हुआ है, इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 17। 17, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 17 नीचे ऊपर लिखा हुआ देखिए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बोलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें? ग्लैडविन, कल भी ये ग्लैडविन के आवाज नहीं आ रहा था। यस सर। या फिर हाँ चलो, आज तो तुम्हारा माइक ओपन हुआ। अच्छा ये बताइए, इसमें किसी भी न्यूट्रल एटम में कोई चार्ज ना उस एटम पे ना पॉजिटिव चार्ज है ना ही निगेटिव चार्ज है, तो उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशनशिप होगा? एक दूसरे में कंपेयर करेंगे तो किसका वैल्यू ज्यादा या कम होगा? हाँ या ना, पता है या नहीं है? सर नहीं पता। नहीं पता तो बोलिए जल्दी तुरंत कि हम आगे बढ़े। सर 18 होगा। कितना होगा? 18। ईशिका का जवाब है कि 18 होगा। और कोई? धनीराम कितना होगा बच्चों, बताइए जल्दी। 17 सर। 17, चलिए 2 रिजल्ट आ गया। जॉन पॉल, यस सर। कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर बी नंबर। बी नंबर, ये बी कहाँ से आ गया? क्वेश्चन यह है तुम्हारा, ये देखो इसी में बताना है। क्लोरीन का जो है इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे, यही क्वेश्चन है जो राउंड कर रहे हैं ना, क्लोरीन। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर तो हम इसी थोड़ा के बाहर थे रिस्पेक्ट, तो इसलिए। हाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा? 17। ये तो प्रोटॉन हो गया, ये नंबर जो लिखा हुआ है ये ठीक है तो सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सर दूसरे नंबर का आंसर होगा बी 8। B8, दूसरा नहीं पूछ रहे, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तीसरा सर। तीसरा नहीं, क्वेश्चन ये था कि ये जो क्लोरीन लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास 37, तो इस नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 17, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा इस एटम के लिए? देखिए कि अगर इस पे कोई चार्ज तो नहीं है ना प्लस है ना माइनस है, ये मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, P and N, ठीक है। इस पे होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? प्रोटॉन के कारण, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, ठीक। अब इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने डिफरेंट ऑर्बिट में, ठीक है। वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। क्यों 17 होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन है नंबर वो 17 है। जब 17 प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, तो 17 निगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, ताकि ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? 0 चार्ज हो जाएगा इस एटम पे। इस एटम पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है,
इसलिए 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। समझे इसका? यस सर। तुमने जो बताया 18, ये कैसे बताया? इसको इससे माइनस किया, माइनस भी करेंगे तो 20 होगा। तो वो तो न्यूटन हो जाएगा। हाँ, तो आपको क्या पता चल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए? 37 माइनस 20। 17 तो कितना हो जाएगा? 20। ठीक है। ऐसे जो है क्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर जो हो गया वो तो 17, ठीक है। एटॉमिक मास 35। पीरियोडिक जब हम पढ़े थे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल जब पढ़े, पीरियोडिक टेबल भी जब पढ़े तो उस समय याद भी किए थे। इसका 17 वाले का अलग था 35.5 35.5। यहाँ देखिए एक आइसोटॉप उसका पाया जाता है 35 में और एक 37 में। एक में कितना होता है आपको 18 न्यूट्रॉन और एक में आपको 20 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो दोनों उसके कारण क्या होता है, उसका एटॉमिक मास एक का 35 एक का 37। तो यहाँ पे हम उनका जो एवरेज लेते हैं उनके कंपोजिशन का, जो उस जिस क्वांटिटी में जिस रेशियो में वो पाए जाते हैं, तो वो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 35.5। समझे? इसीलिए आप पीरियोडिक टेबल में आप देखते होइएगा तो वहां पे 35.5 लिखा रहता है, ना तो 35 और ना ही 37। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी हमारा थ्योरी था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, the total number of electron that can occupy the principal energy level n is। हमने कहाँ पढ़ा था कि ये ऑर्बिट में किसके थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है ये, कि ऑर्बिट जो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में पाया जाता है। किस साइंटिस्ट ने ये एटॉमिक थ्योरी दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में चारों तरफ न्यूक्लियस के रिवॉल्व करता है। याद कीजिए, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए। कुछ याद आया? अब हम थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। डाल्टन, थॉमसन, सर जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, स्क्रोडिंगर एंड चैडविक। कौन सा मॉडल था धनीराम? कौन से साइंटिस्ट ने दिया था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम? सर जे थॉमसन। जे थॉमसन तो प्लम पुडिंग मॉडल था भाई साहब। सर जे थॉमसन तीसरा नंबर साइंटिस्ट था। तीसरा नंबर साइंटिस्ट था। नाम याद है? रदरफोर्ड, सही है। रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? क्या है उस एक्सपेरिमेंट का नाम है? बोलिए। बुक का नेम सर किस बुक से पढ़ाया जा रहा है? क्या हुआ? ये जो पीडीएफ जो सर आप दिखा रहे हैं, हाँ, इस बुक का नाम क्या है? ये चैप्टर का नाम है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए
तो रदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियर मॉडल को बताया था, लेकिन रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि न्यूक्लियस मॉडल जो है वो स्टेबल कैसे है, कैसे उसमें जो अगर कोई किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो उसके न्यूक्लियस में आके गिरता क्यों नहीं है। ये चीज जो है रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, तो इसको लेकर आया कौन सा साइंटिस्ट ने, इस चीज को लेके आया बोर्स मॉडल में। तो उसी बोर्स मॉडल में ही, हाँ, बोर्स मॉडल में ही पता चला कि ये उन्होंने ये बताया कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट में अपने रिवॉल्व करते हैं, और वही फिक्स्ड ऑर्बिट आगे जाकर जो फिक्स्ड उनको जो एन से रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेता है, और उसका जो है कि उस फिक्स्ड ऑर्बिट में यानी एक प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में 2n² इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं या उसमें होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फास्फोरस हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 15, ए स्टेबल फास्फोरस एटम हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग लिखते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए उसके ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल चेक करते हैं। पहले आपका 1 का लिखेंगे, 2 का लिखेंगे, 3 प्रिंसिपल एनर्जी लेवल 3 का, इस तरीके से आते जाते हैं। और इसमें जो ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल होते हैं वो s, p, d एंड f। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, बोलिए? 2 और p में 8। 6। s और p six, दोनों, six, हाँ, s और p दोनों मिला के, हाँ। और d में 16, 10 और f में 14। ठीक है, तो ये देखिए जो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 1s2 1p6, 1s2 के बाद 1p6 नहीं आता है, 1s में 1 ही रहेगा, p नहीं आएगा। 2 ऑर्बिटल उसमें नहीं होगा, 1 में केवल 1 होगा, सब ऑर्बिटल होगा, 2 में 2 सब ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ s और p दोनों आएगा, यहाँ पे केवल s ही होगा, यहाँ पे s, p एंड d ये तीनों आएंगे। ठीक है, तो 1s इसलिए फर्स्ट कैंसिल, 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3s2 एंड 3p6 3p3, तो ये कितने हो गए, 1 10 और 5 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3p3, यहाँ पे 3s1 और 4p2 दिया हुआ है, 4s2, तो यहाँ पे हो देखिए 3p का वैल्यू कितना लेते थे, अगर हमको एनर्जी लेवल चेक करना होता है तो p का वैल्यू कितना लेते थे, s का वैल्यू क्या लेते थे 0, p का 1, d का 2 एंड f का 3, तो 3 + 1 = 4 और इसका 4 + 0 4। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि पहले 3p फिल अप होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, 3p एंड 4s का दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, लेकिन जो प्रिंसिपल क्वांटम 3p का कम है, जिसके कारण पहले 3p फिल अप होगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं आपको इसमें ये s में नहीं जाएंगे, पहले ये 3p को कंप्लीट करेगा, तो इसका आंसर होगा आपका b। ऐसे भी हम लोग जानते हैं हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, सबसे ज्यादा जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुल फील्ड का होता है, उसके बाद हाफ फील्ड का होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वहां पे हाफ फील्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा पार्शियली फील्ड से। तो किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, जंप उसी समय करेगा जब वो पार्शियली फील्ड होने वाला रहेगा तब। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 20, स्टेबल कैल्शियम एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का, बोलिए? पहला सर, पहला 6 to 10 और 10 20, ठीक है, सही है, पहला होगा। फिर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, बोलिए। नंबर सी सर 288 नंबर सी, ठीक है, सी सही है। 2 8 18 और 8, यानी जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें एस और पी कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। जिसका एस एंड पी कंप्लीटली फिल्ड होगा वही स्टेबल होगा। तो एस और पी को फिलअप होने के लिए, कंप्लीटली फिल होने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 2 और 6 तो 8। तो लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा जिस ऑर्बिटल में, उसमें कम से कम मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन आपका किस में है? इसमें। अगर किसी और में 8 इलेक्ट्रॉन होता तो भी हमको चेक करना पड़ता, नहीं है तो आंख मूंद के ये आंसर हो जाए, ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, हाइड्रोजन एटम कंटेन 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ओनली प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कौन सा सही है? ओनली प्रोटॉन ओनली प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन। तब तो हाइड्रोजन एटम चार्ज होगा, चार्ज होता है क्या? सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सी सही है। हाइड्रोजन एटम के पास कोई क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसमें केवल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हाइड्रोजन का आइसो, ठीक है। इसका बताइए, द कंपोजिशन ऑफ ट्राइटियम 1H3 इज, क्या क्या है इसमें? कितने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है? डी होगा। डी नहीं, यहाँ 3 आपका उसका एटॉमिक मास है, तो और एक तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो एक नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो एक नंबर ऑफ प्रोटॉन और 1 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों होगा। उसके बाद 3 - 1 तो 2, तो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, when the difference between mass number and atomic number of an atom of 2 या more element are same, the atom are known as, यानी mass number, difference between mass number and atomic number, तो difference between mass number and atomic number क्या होता है? number of neutron देता है। तो number of neutron किसका किस कंडीशन में सेम होता है? n ढूंढेंगे, n कौन सा है? ये वाला, यानी बी, नंबर आइसोटोन्स। तो क्या होगा आंसर इसका? बी, यानी आइसोटोन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एटम विथ सेम मास नंबर बट हैविंग डिफरेंट न्यूक्लियस आर कॉल्ड। मास नंबर सेम है लेकिन न्यूक्लियस जो है अलग अलग है, यानी न्यूक्लियन का जो नंबर है वो अलग अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो एटॉमिक मास वहां पे क्या सेम है, तो क्या होगा वो? आइसोबार्स, यानी 9 का सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा पार्टिकल आर दैट टाइम हेवियर देन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से इतना टाइम हेवियर होगा अल्फा पार्टिकल, क्या होगा इसका आंसर? 4 सही है। अल्फा पार्टिकल होता क्या है? हीलियम को जानते हैं? हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। हीलियम का 2 और 4, तो न्यूक्लियस अगर होगा तो क्या होगा? केवल उसमें न्यूक्लियन होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन है और 4 इसका एटॉमिक मास है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 4। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का वेट लगभग समान होता है, तो क्या होगा? न्यूट्रॉन से कितना टाइम हेवियर होगा? 4 टाइम, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं उसमें? 4। तो ये है इसका सारा का सारा आंसर। देखिए आपको स्नैप लेना है तो स्नैप ले लीजिए। क्वेश्चन पेपर था आपका फर्स्ट पेपर का जो शुरू में एग्जाम हुआ, ठीक है। आगे चलें। यस सर। अब देखिए
कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक, तीन कंडीशन है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो किसी चीज का जब हम लिखते हैं तो हमारे पास तीन कंडीशन जनरेट होता है। पहला कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ये होगा। दूसरा हाफ फिल्ड, ठीक है। तीसरा पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे स्टेबिलिटी इसका बढ़ते जाएगा, यानी पार्शियली फील्ड सबसे, पार्शियली फील्ड सबसे क्या होगा, जो कम स्टेबल होगा उससे ज्यादा स्टेबल हाफ फील्ड होगा और सबसे ज्यादा कंप्लीटली फील्ड होगा। इस तीनों का मतलब समझे। जैसे मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ये वाला, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, यहां करते हैं 6s2 और इसके बाद आएगा आपका 3d4 करते हैं, 3d4। यहाँ पे देखिए अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये 4s2 एंड 3d4 है। अगर क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो 4s पार्शियली फील्ड से, हमने बोला कि पार्शियली फील्ड से ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड, तो ये जो 4s है ये चाहेगा, लास्ट का हम केवल बना रहे हैं 4s एंड 3d, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में जाएगा। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा, फिर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन, ये एक ऑर्बिटल यहाँ पे खाली रह गया ये वाला, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा। अब जंप करेगा क्यों, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा तो ये पार्शियली फील्ड हो जाएगा। अब ये देखिए ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये पांचों का पांचों जो है ये भी हाफ फील्ड हो गया, और इससे पहले वाला जितने भी ऑर्बिटल हैं वो कंप्लीटली फील्ड हैं। तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गया। तो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल इज लेस स्टेबल देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो ये अपना हायर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये पार्शियली फील्ड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हाफ फील्ड में अगर कभी आपको पूछता है कि आयनाइजेशन एनर्जी, अगर मान लीजिए कोई भी अगर यहाँ पे होता 2 होता और यहाँ पे हो गया होता कितना 6, ठीक है, तो ये 2 कंप्लीटली फील्ड होता, ये 5 हाफ फील्ड होता, ये भी स्टेबल कंडीशन है उससे। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हमको कहीं से, ये डी हमने निकाल दिया, यहाँ से आयनाइज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन बाहर करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन समझिए हमने यहाँ से निकाल दिया, तो ये इस कंडीशन में आ गया, तो ये इस कंडीशन में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इस कंडीशन में जैसे ही आएगा, एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से बाहर निकाले तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ पे जंप करके आ जाएगा पार्शियली फील्ड होने के लिए, तो ये कंडीशन ये यहाँ पे हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया, ठीक है। अब ये पार्शियली फील्ड हो गया, तो यहाँ से अब ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जितना फर्स्ट टाइम में जो इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, उसके लिए हमको जो एनर्जी देना पड़ा, मान लीजिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ा। अब यहाँ से एनर्जी, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जब इसका हो जाएगा, ये पार्शियली फील्ड हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा आपका पार्शियली फील्ड से। तो सेकेंड एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी, जब दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना होगा, तो उसके लिए हमको x से बहुत ज्यादा एनर्जी इसको डिमांड होगा एज कंपेयर टू x। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है सेकेंड कंडीशन में पार्शियली फील्ड या कंप्लीटली फील्ड के कंडीशन में, हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड के कंडीशन में पार्शियली फील्ड से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो इस बेसिस पे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। समझ में आया कहने का क्या मतलब है?